हेलो एंड वेलकम टू सेशन। सो आज हम बात करेंगे पार्लियामेंट के बारे में। एग्जीक्यूटिव की बात हम कर सकते हैं, कर चुके हैं सॉरी। एंड दिस इज अबाउट द लेजिस्लेचर। जैसे कि आपको पता है कि तीन पिलर है गवर्नमेंट के, जब आप बात करते हैं गवर्नमेंट की। सो कौन कौन से आपको पता होगा? वन इज एग्जीक्यूटिव, जो हम बात कर चुके हैं। वी हैव डिस्कस द प्रेसिडेंट, वी हैव डिस्कस द वाइस प्रेसिडेंट, वी हैव डिस्कस द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो एग्जीक्यूटिव पार्ट है। अब वो चाहे सेंटर का हो यानी यूनियन का हो या स्टेट का हो, तो दोनों एग्जीक्यूटिव होते ही होते हैं सरकार में। दूसरा क्या होता है? दूसरा है लेजिस्लेचर। एंड व्हाट इज दिस लेजिस्लेचर, जो आज हम बात करेंगे। और बेसिकली लेजिस्लेचर का हम बात कर चुके हैं, लोकसभा राज्यसभा की। आज उसकी फंक्शनिंग की बात करेंगे। और तीसरा है जुडिशरी, राइट। ये तीन पिलर हैं जो सरकार को चलाते हैं। लाइक एग्जीक्यूटिव क्या करता है? जो लेजिस्लेचर लॉ बनाता है उसको एग्जीक्यूट करवाता है। और जुडिशरी का क्या काम है फिर? कि नंबर वन, कि लेजिस्लेचर जो लॉ बनाए, जो भी कानून बने, वो ऐसा ना हो कि वो किसी के राइट्स को वायलेट करता हो, है ना। सही लॉ बने। फिर जो उसकी इम्प्लीमेंटेशन है वो सही हो रही है नहीं हो रही है। आजकल ये भी जुडिशरी देखने लगी है, जिसको कहते हैं जुडिशियल एक्टिविज्म। तो एक तरह से क्या है, एक दूसरे के ऊपर कंट्रोल करने का काम करते हैं। तो तीन पिलर्स में सरकार बटी हुई है। और आजकल एक नया नाम आता है प्रेस, उसको कहा जाता है कि जो प्रेस है वो भी एक गवर्नमेंट का पिलर है, वो फोर्थ पिलर है। बट आपको याद रखना है तीन पिलर: एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी। तो एग्जीक्यूटिव हमने डिस्कस किया, लेजिस्लेचर के बारे में हमने पढ़ा कि लोकसभा राज्यसभा है, प्रेसिडेंट भी उसका पार्ट है। यस, प्रेसिडेंट दोनों जगह पे है। अब पार्लियामेंट जो है, लेजिस्लेचर जो है, यूनियन लेजिस्लेचर, जिसको हम कह रहे हैं लोकसभा राज्यसभा, वो काम क्या करता है, फंक्शनिंग क्या है? सिंपल है, लॉ बनाता है। लॉ कैसे बनेंगे, किस फॉर्म में बनेंगे, क्या होता है एक्ट, क्या होता है बिल, क्या होता है लॉ, ये हम बात करेंगे, है ना। यही चीजें होती हैं। और कहाँ से स्टार्ट होता है, कैसे ये पास होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फंक्शनिंग ऑफ द पार्लियामेंट के बारे में। सबसे पहली बात, तो लोकसभा के सेशन है और उसका जो वर्किंग आवर है वो कितना है। देखिए, नॉर्मली देखा जाए लोकसभा है वो सुबह 11 बजे से 1 बजे तक काम करती है पहले। उसके बाद 1 बजे के बाद लंच ब्रेक है, फिर 2 से 6 बजे तक। दिस इज इम्पोर्टेंट। हाँ, ये हमें पता होना चाहिए एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। क्यों पता होना चाहिए, अभी बता देता हूँ आपको। क्योंकि जब असेंबली स्टार्ट होती है, लोकसभा शुरू होती है 11 बजे, तो 11 से 12 जो है, जो पहला एक घंटा है, पहला आर जो है, वो होता है क्वेश्चन आर। यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कौन से क्वेश्चंस? जो पहले डिसाइड किए जाते हैं कि किस किस ने क्वेश्चन पूछना है, वो स्पीकर को देगा और स्पीकर टाइम अलॉट करेगा कि कौन सा मिनिस्टर कब सवाल पूछेगा या कौन सा एमपी कब सवाल पूछेगा। और जैसा सवाल वैसा ही उसका रिप्लाई जो मिनिस्टर होगा उस कंसर्न डिपार्टमेंट का वो देगा। रिटर्न देगा या ओरल देगा वो अलग बात है। बट पहला 1 घंटा सिर्फ सवाल जवाब चलते हैं। जब 12 बज जाते हैं उसको कहा जाता है क्या टाइम हो गया, 0 बज गए, 0 0। तो इसलिए इस आर को कहा जाता है 0 आर। तो अगर कभी सवाल आए कि 0 आर कब होता है, जो 12 बजे है सेशन, मतलब पहले सेशन के बाद, यानी कि पहला क्वेश्चन आर के बाद जो टाइम स्टार्ट होता है 12 बजे का, उसके बाद कुछ भी डिस्कस किया जा सकता है। इसलिए इसको कहते हैं 0 आर। 0 आर है, ओपन है, सभी कुछ भी पूछ सकते हैं। कुछ पब्लिक इंपॉर्टेंस की चीज पे डिस्कशन की जा सकती है, कोई बहस हो सकती है, वो यहाँ पे है, राइट। उसके बाद तो जो 2 बजे से फिर नॉर्मल जो रूटीन है, जो बिल पास करना है, कुछ और डिस्कशन है, वो स्टार्ट होती है पार्लियामेंट की। 6 बजे या जब भी ये चल सकता है कंटिन्यू, 7 बजे भी। जो सेशंस हैं, पूरे साल में कितने सेशन होते हैं लोकसभा के? पूरे साल में पहला होता है बजट सेशन। सभी को पता है हर साल बजट लाया जाता है, फरवरी से लेकर मई तक जो बजट सेशन होता है। दूसरा, मॉनसून सेशन। समर सेशन नहीं है, याद रखिए, एक होता है विंटर, एक समर। पर यहाँ पे समर नहीं होता, उसको मॉनसून बोला जाता है, जुलाई से सितंबर का होता है। और एक होता है विंटर सेशन, ये है नवंबर टू दिसंबर। अब यहाँ पे टाइम दिया गया है सच बहुत सारा, कि यहाँ से यहाँ तक, कि इतने मंथ्स का टाइम दिया गया है। ये बजट सेशन इतने महीने चलेगा, है ना, करीब 3 महीने का चलेगा, कुछ ऐसे यहाँ पे लिखा है। 3 महीने का, 3 महीने का ऐसे लिखा हुआ है, ये 2 महीने लिखा है। प्रैक्टिकली तो ऐसा नहीं होता। प्रैक्टिकली तो कितना भी पीरियड हो सकता है, वो
1 मंथ भी हो सकता है, 20 डेज भी हो सकता है। सेशन इतना ही दिन ही चलते हैं जनरली, 10-20 दिन चलते हैं, है ना। 30 डेज बहुत कम चलते हैं। यहाँ पे एक चीज आपको पता होनी चाहिए कि जो 2 सेशन है उनके जो बीच का गैप है वो 6 मंथ नहीं होना चाहिए, 6 मंथ से कम होना चाहिए। 6 मंथ जो है मैक्सिमम गैप है बिटवीन टू लोकसभा सेशंस। इसका मतलब ये है कि 6 महीने के अंदर अंदर दूसरा सेशन जो है लोकसभा का वो कन्वीन होना चाहिए। अगर सेशन कन्वीन नहीं हुआ तो प्रॉब्लम है। इसका मतलब 6 महीने में 2 बार मिल जाएगी, जो सेशन है वो स्टार्ट हो जाएगा। राइट। जब हम बात करते हैं राज्यसभा की, तो राज्यसभा में बेसिकली ये सेम सेशन है, बट बजट सेशन को मैं 2 पार्ट में स्प्लिट कर दिया जाता है। तो वहां पे कई बार लिखा होता है राज्यसभा के 4 सेशन है, और लोकसभा के हम ये लिखे हुए हैं कि लोकसभा के 3 सेशन है। ये ध्यान रख लीजिएगा। राइट। उसके बाद ये करते क्या, ये लॉ बनाते हैं। तो लॉ कैसे बनता है, बिल पास किया जाता है। तो सबसे पहले एक बिल इंट्रोड्यूस किया जाता है पार्लियामेंट में। पार्लियामेंट का मतलब लोकसभा भी हो सकता है, वो राज्यसभा किसी भी हाउस में। हाउस है ना ये दो, लोकसभा और राज्यसभा। तो बिल पास जब किया जाता है, कौन पास करता है, लोकसभा पास कर दे और राज्यसभा पास कर दे। जब दोनों पास कर दें वो जाता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास। जब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी उसको पास कर देता है तो जो बिल था वो बन जाता है अब एक्ट। जो आप नाम सुनते हैं ना नाम, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। तो जो एक्ट है वो ऐसे बनते हैं। वो पहले बिल होता है, जब पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया जाता है, जब पूरी पार्लियामेंट उसको पास कर दे। ये पूरी पार्लियामेंट यही थी हमने जो पढ़ी थी कि पार्लियामेंट में कौन कौन होता है, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। जब तीनों उसको अप्रूव कर दें तब जाके वो बनता है एक्ट। अब ये लागू कब होगा, जो थ्योरी है वो कहती है कि जब ये गजट में पब्लिश होगा, गैजेट में पब्लिश होगा, उसके बाद ये बन जाएगा लॉ ऑफ द लैंड, उसके बाद कानून बन जाता है। बट प्रैक्टिकली क्या होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम 90% जो एक्ट है जिस दिन पास हो जाते हैं उसी दिन से उनको लागू कर दिया जाता है, उनको लॉ बना दिया जाता है। अदरवाइज तो थ्योरी ये कहती है कि जब वो गजट में पब्लिश होगा तो वो लॉ बनेगा, उससे पहले वो एक्ट है। तो पहले बिल होता है, फिर एक्ट होता है, फिर वो लॉ बन जाता है। राइट। अब ये जो लॉ बनाने का तरीका है, तो कैसे है बिल पास करने का तरीका, सबसे पहले बिल है। अब बिल भी एक तरह के नहीं होते हैं, बिल भी कई तरह के हैं। क्यों, काम अलग अलग हैं, जो ड्यूटीज हैं, जो फंक्शंस हैं वो अलग अलग हैं। कि एक है आपको बिल इसलिए पास करना है कि आपको पैसा विड्रॉ करना है, जो सरकारी खजाना जिसको कहते हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, वहां से, है ना। एक है कोई पॉलिसी नहीं बनानी है, तो सबका अलग अलग प्रोसीजर हम कह सकते हैं। एक है कि अपने नाम चेंज करना है किसी स्टेट का, तो ये क्या है, सारे बिल हैं। तो बिल की कैटेगरी है, एक है ऑर्डिनरी बिल, एक है फाइनेंस बिल, एक है मनी बिल। तो तीन है ये। चौथा होता है जब आपको संविधान ही बदलना हो, उसको कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल। ये तो एक स्पेशल प्रोसीजर है जो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 368 में दिया गया है। राइट। अब ये बिल क्या है, कैसे पास होंगे, कैसे लॉ बनेंगे, वो प्रोसीजर हमें थोड़ा सा पता होना चाहिए, एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है। अब बिल जो है वो 2 तरह के होते हैं, एक खुद सरकार इंट्रोड्यूस करे, एक है कोई प्राइवेट मेंबर जो है वो बिल लेके आ जाए कि हमें ये कानून बनाना चाहिए। तो जैसे मनी बिल है, फाइनेंस बिल है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल है, ये सारे जितने भी होंगे ये सिर्फ गवर्नमेंट के ही होंगे, क्योंकि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की रिकमेंडेशन के बिना ये इंट्रोड्यूस नहीं किए जा सकते। तो ये चीज याद रख लीजिए कि मनी बिल है, फाइनेंस बिल है और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल है। पहली जो परमिशन है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से लेनी पड़ती है, उसके बाद ही इनको हम लोकसभा या राज्यसभा में यानी कि पार्लियामेंट में इनको इनिशिएट कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं। उसके अलावा जो दूसरे बिल हैं जो प्राइवेट मेंबर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, है ना। प्राइवेट मेंबर का मतलब क्या है, जो मिनिस्टर नहीं है बट एमपी तो हैं, तो वो क्या हो गया, वो ऑर्डिनरी बिल या सिंपल बिल जिसको हम कहते हैं वो हो जाएगा, है ना। बाकी प्रोसीजर जो है ऑलमोस्ट सेम है। फर्क कहाँ पे रहेगा कि अप्रूवल कितने लोगों की चाहिए और कहाँ पे इंट्रोड्यूस करना, बस ये हम देखेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। जैसे सबसे पहले आता है जो साधारण बिल है, ऑर्डिनरी बिल।
तो ऑर्डिनरी बिल कौन सा है? वो बिल जो फाइनेंस, मनी और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल ना हो, वो सारे ऑर्डिनरी बिल कहलाएंगे। मतलब इन तीन कैटेगरी के अलावा जो भी बिल होगा किसी भी तरह का हो सकता है, वो ऑर्डिनरी बिल है। अब इनको स्टार्ट कौन करेगा ये याद रख लिए, ये यहाँ पे याद रखने वाली चीजें हैं कि ये कोई भी स्टार्ट कर सकते हैं, चाहे लोकसभा या राज्यसभा, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे किसी की पावर स्पेशल नहीं है कि इसको सिर्फ और सिर्फ लोकसभा ही बिल को स्टार्ट कर सकती है। यहाँ पे लोकसभा और राज्यसभा दोनों के पास इक्वल पावर है। और यहाँ पे रिकमेंडेशन जो है प्रेसिडेंट की वो नहीं चाहिए होती है। सिर्फ कहाँ पे चाहिए? यहाँ पे सिर्फ एक ही एक्सेप्शन है, जो आर्टिकल 3 हमने बोला। आर्टिकल 3, आपको नाम बदलना है किसी स्टेट का, बाउंड्री चेंज करनी है किसी स्टेट की, है ना? तो उसके लिए वो हमने पढ़ा था आर्टिकल 3 में कि प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन एक प्री रिक्विजिट है, आपको पहले ही चाहिए। फिर इनको पास कैसे किया जाता है? मान लीजिए लोकसभा ने इसको इंट्रोड्यूस किया, तो लोकसभा पास करेगी कैसे? सिंपल मेजोरिटी से। फिर ये जाएगा राज्यसभा के पास, तो राज्यसभा कैसे पास करेगी? सिंपल मेजोरिटी से। सिंपल मेजोरिटी का मतलब क्या होता है? जितने लोग बैठे हैं उनकी मेजोरिटी। हाउस की स्ट्रेंथ 550 है, अगर वहां पे 300 लोग बैठे तो 300 की मेजोरिटी, 500 की मेजोरिटी की बात नहीं हो रही है यहाँ पे। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे दोनों हाउसेस के पास इक्वल पावर है, इक्वल जुरिस्डिक्शन है। बट मान लीजिए अगर डेडलॉक हो गया दोनों में, डेडलॉक का मतलब लोकसभा ने बिल को पास कर दिया, राज्यसभा उसको पास नहीं करना चाहती, या दो चीजें, या तो उसने मना कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, या क्वेश्चन मार्क लगा दिया, पेंडिंग रख लिया कि अभी हम इस पे चर्चा नहीं कर सकते, हमें बिल पसंद नहीं है, या उसने रिटर्न कर दिया कह के कि ये प्रोविजन ठीक नहीं है, आप इसको चेंज कीजिए। अब अगर लोकसभा चाहती है उस बिल को पास करना है तो क्या होगा? और ये अगर क्वेश्चन मार्क मीन्स अगर 180 दिन हो गए और राज्यसभा ने कोई जवाब नहीं दिया, तो उस कंडीशन को कहते हैं क्या हो गया? एक डेडलॉक क्रिएट हो गया है, डेडलॉक। तो अगर लोकसभा चाहती है वो बिल पास हो, तो इस डेडलॉक को खत्म कराना पड़ेगा। कैसे? एक सेशन बुलाया जाएगा जिसमें दोनों हाउस को जॉइंट बिठाया जाएगा, जॉइंट सीटिंग होगी। तो प्रेसिडेंट एक सेशन बुलाएगा जिसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों लोग बैठेंगे, और वहां पे सिर्फ एक चीज की जाएगी कि उस बिल को पास करना है या नहीं करना, उसके लिए वोटिंग कीजिए। जो जो चाहता है बिल पास करना यस बोलिए, अदरवाइज नो बोलिए। तो वहां पे ये कहा जाता है, क्योंकि लोकसभा के मेंबर कितने? रफली 550, और राज्यसभा कितने? रफली 250। तो कौन जीतेगा? लोकसभा। तो लोकसभा हमेशा जीत जाती है यहाँ पे। तो बिल, सिंपल बिल जो है, जो ऑर्डिनरी बिल है, वो पास करवा लेती है लोकसभा। तो इसका मतलब जो पावर है ज्यादा यहाँ पे, वो लोकसभा की ज्यादा है ऑर्डिनरी बिल में, राज्यसभा की कम है। राज्यसभा सिर्फ क्या कर सकती है? उसको डिले कर सकती है और कुछ नहीं कर सकती है। और जब दोनों पास कर देंगे इसको, लोकसभा ने पास कर दिया, राज्यसभा ने मान लीजिए कर दिया, फिर कहाँ जाएगा? तीसरा कौन है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। क्योंकि तीसरा कौन है? ये पार्लियामेंट का तीसरा हिस्सा है, प्रेसिडेंट, लोकसभा, राज्यसभा तीनों ही तो हैं। सो जब बिल दोनों हाउस पास कर देंगे, इट इज सेंट टू द प्रेसिडेंट फॉर हिज एक्सेंट, उसकी सिग्नेचर के लिए, उसकी परमिशन के लिए, उसकी अप्रूवल के लिए। प्रेसिडेंट क्या कर सकता है? वो उसको ओके कर सकता है कि यस, मैं अप्रूव करता हूँ, एक्सेंट देता हूँ। दूसरा, वो विद होल्ड कर लेगा कि नहीं यार, बाद में बात करेंगे, छोड़ दो मेरे टेबल पे। तीसरा, वो बिल को वापस भेज सकता है कि भाई इसको दोबारा से कंसिडर कीजिए, मुझे इसकी प्रोविजन ठीक नहीं लग रही है ना? बट अगर वो वापस भेजता है और बिल दोबारा से प्रेसिडेंट के पास आ जाता है, उसको साइन करना ही पड़ेगा, फिर वो मना नहीं कर सकता, ये कॉन्स्टिट्यूशन कहता है। ये याद रखिएगा, ठीक है? और जब उसने अपने एक्सेंट दे दिया, अप्रूव कर दिया, तो बिल क्या बन जाता है? एक्ट बन जाएगा। और जब ये नोटिफाई हो जाए, ये बन जाएगा लॉ। ये हमने बात की थोड़ी देर पहले। यहाँ पे एक चीज और मैं बता देता हूँ कि अगर वो विद होल्ड कर ले तो क्या होगा? विद होल्ड मतलब कोई जवाब ना दे, ना हाँ करे, ना वापस भेजे, तो क्या होगा? इसको कहते हैं पॉकेट वीटो। वो अपनी पॉकेट वीटो इस्तेमाल कर ले। तो एक कई बार वर्ड आ जाता है, सवाल आ जाता है एग्जाम में, तो आपको पता होना चाहिए। आपको याद है हमने वीटो पावर पढ़ी थी प्रेसिडेंट की, तो बस ये वही है। पॉकेट वीटो एक वीटो पावर है प्रेसिडेंट की, जिसमें अगर वो उसको इस्तेमाल कर ले, यानी कि बिल को विद होल्ड कर ले अपने पास,
ना पास करे, ना वापस भेजे, ना कोई जवाब दे, तो ऐसा वो कर सकता है। और कितने दिन के लिए कर सकता है? अनलिमिटेड पीरियड के लिए, देयर इज नो लिमिट। तो फिर इसका मतलब क्या, अगर उसने ऐसा कर दिया तो वो बिल पास नहीं होगा, और बिल पास नहीं होगा तो वो एक्ट नहीं बनेगा, यानी कि वो लॉ नहीं बनेगा। तो देर दैट वुड बी नो लॉ। तो प्रेसिडेंट चाहे तो पॉकेट वीटो का इस्तेमाल करके किसी भी कानून को बनने से रोक सकता है। बस ये याद रखिए, है ना। तो पॉकेट वीटो क्या है? कि जब प्रेसिडेंट किसी बिल को विद होल्ड कर ले इनडेफिनेट पीरियड के लिए, दैट इज द पॉकेट वीटो, और फिर वो बिल पास नहीं होगा। और ऐसा करता है प्रेसिडेंट, यस, अगर उसको लगता है कि गवर्नमेंट जो है वो गिर सकती है, सरकार के पास मेजोरिटी नहीं है, तो जो लॉ बनाया जा रहा है वो कुछ अच्छा भी नहीं है, और नई सरकार आएगी वो इसको बदल देगी, तो बेटर है इसको विद होल्ड कर लीजिए। राइट। जो दूसरा है बिल, वो है मनी बिल। मनी बिल क्या है? जो आर्टिकल 110 है उसमें उसकी डेफिनेशन दी हुई है कि वो बिल जो इन चीजों से डील करता हो। किन चीजों से? नंबर वन, इम्पोजिशन, एबोलिशन, रिमिशन, अल्टरेशन और रेगुलेशन। किसका? टैक्स से डील कर दो। टैक्स आपने लगाना है, कोई खत्म करना है, कम करना है, चेंज करना है, कंट्रोल करना है, कुछ भी है टैक्स का, उससे जो भी लॉ बनाना है उसके लिए जो बिल है वो मनी बिल कहलाएगा। अगर आपको क्या रेगुलेट करनी है? जो बोरोइंग्स है, सरकार बोरो करती है, पैसा उधार लेती है, गारंटी देती है, तो अगर आपको उसको रेगुलेट करना है तो वो क्या है? वो भी मनी बिल में आएगा जी। उसके अलावा जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है उसमें से पैसा निकालना है, तो वो भी जब पास होगा बिल उसको मनी बिल कहा जाएगा। अप्रोप्रिएशन आउट ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, तो कस्टडी है, विड्रॉल है, अप्रोप्रिएशन, आपने अलग अलग पैसा जो है अलग अलग फंड में डालना है। फिर किसी भी खर्चे को आपने चार्ज डिक्लेयर करना है। चार्ज का मतलब है, अगर किसी खर्चे को हमने चार्ज डिक्लेयर कर लिया तो उस पर पार्लियामेंट डिस्कशन नहीं करेगी, उसको अप्रूव करना ही पड़ेगा। फिर जो भी पैसा आता है इस फंड में, जो खजाना है सरकार का, उसमें रिसीट्स या उसमें से इशू करना है, उसका ऑडिट है, तो उससे रिलेटेड जो भी बिल है वो मनी बिल कहलाएगा। और उससे रिलेटेड कोई भी इशू है, जितने भी हमने बात की, तो वो भी मनी बिल है। बट यहाँ पे सवाल ये है कि अगर कंफ्यूजन हो तो क्या होगा? कंफ्यूजन ये है, अगर कभी भी ऐसी कंफ्यूजन होगी कि वो बिल मनी बिल है, वैलिडिटी की बात होगी, तो जो स्पीकर है लोकसभा का वो डिसाइड करेगा कि बिल मनी बिल है या नहीं है, और उसका डिसीजन जो है वो फाइनल होगा। राइट। ये ध्यान रखना है यहाँ पे। अब इसका जो प्रोसीजर है पास होने का, तो वो क्या है? इसके लिए सबसे पहले आप याद रखेंगे, जो मनी बिल है ये सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस हो सकता है, और वो भी प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन के बाद। मतलब राज्यसभा की कोई पावर नहीं है कि वो मनी बिल को स्टार्ट कर सके। ये इंपॉर्टेंट है कि इट कैन ओनली बी इनिशिएटेड इन द लोकसभा, ऐसा सवाल आ सकता है। फिर जब ये पास हो जाएगा, लोकसभा पास कर देगी, तो ऑब्वियस है कहाँ जाएगा उसके बाद ये? उसके बाद ये राज्यसभा के पास जाएगा ही जाएगा। तो राज्यसभा क्या कर सकती है? पहला वही है कि वो पास कर दे, बिल्कुल कर सकती है। अगर वो पास नहीं करती है तो क्या होगा? या तो वो रिजेक्ट करेगी, या उस पर कोई जवाब नहीं देगी, या वापस भेज देगी कुछ सजेशंस के साथ। देखिए, अगर उसने पास कर दिया फिर तो कोई चक्कर ही नहीं, फिर तो वो प्रेसिडेंट के पास आ जाएगा। अगर उसने वो रिजेक्ट कर दिया या जवाब नहीं दिया, तो यहाँ पे जो वेट पीरियड है, जो वेटिंग पीरियड, वो सिर्फ 14 दिन का है। तो राज्यसभा रिजेक्ट कर दे या 14 दिन तक जवाब ना दे, ऐसे केसेस में बिल को पास मान लिया जाएगा। मतलब तुम हाँ करो, तुम ना करो, तुम कुछ ना कहो, तुम्हारी ना में ही तुम्हारी हाँ होगी। तो यानी कि यहाँ पे राज्यसभा की पावर जो है, ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं वो मिनिमम है, नेग्लिजिबल है। तो ऐसा भी कहा जाता है कि मनी बिल के मामले में राज्यसभा की कोई पावर नहीं है, वहां सिर्फ और सिर्फ लोकसभा की ही पावर चलती है, क्योंकि जो भी बिल है वो सिर्फ लोकसभा स्टार्ट कर सकती है मनी बिल। और अगर मनी बिल स्टार्ट लोकसभा ने किया और उसको पास कर दिया, तो राज्यसभा उसको रोक नहीं सकती। जैसे ऑर्डिनरी बिल को वो 6 महीने के लिए रोक सकती थी, इसको नहीं रोक सकती है। अगर रोकेगी तो कितना? मैक्सिमम 14 दिन, उसके बाद नहीं। उसके बाद कहाँ जाएगा? उसके बाद जाएगा वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बाद, है ना। ये हमने पहले बता दिया आपको कि ऑटोमेटिकली पास मान लिया जाएगा। उसके बाद
जॉइंट सीटिंग यहाँ पे कोई प्रोविजन नहीं है, ये क्वेश्चन है बेसिकली, याद रख लीजिए स्टेटमेंट जो है कि जैसे हमने कहा ऑर्डिनरी बिल में डेडलॉक हो जाएगा, यहाँ पे नहीं है। फिर कहाँ जाएगा, फिर वो प्रेसिडेंट के पास जाएगा। और प्रेसिडेंट के पास जब ये जाएगा, क्योंकि मनी बिल प्रेसिडेंट की परमिशन से ही इंट्रोड्यूस किया गया था, तो यहाँ पे प्रेसिडेंट के पास कोई ऑप्शन नहीं सिवाय एक ही, पास करने के। ऑर्डिनरी बिल को वो विदहोल्ड कर सकता है, वापस भेज सकता है, पास कर सकता है, रिजेक्ट कर सकता है, कुछ भी करे। यहाँ पे सिर्फ एक है भाई, इसको पास करना पड़ेगा, दैट्स ऑल, है ना। और जो हम बजट पास करते हैं, बजट में अप्रोप्रिएशन बिल पास होता है, फाइनेंशियल बिल पास होता है, ये मनी बिल होते हैं जिसमें होता है ना कितना खर्चा है, कितना पैसा आना है, वो सारा होता है। तीसरा है फाइनेंस बिल। अब ये आपको कंफ्यूजन हो सकते हैं, पर इसको कैसे हम डिस्कस करेंगे, ऐसे समझेंगे कि ये मिक्सचर है किसका, ऑर्डिनरी बिल का और मनी बिल का, दोनों का सेट कर लीजिए, मिला लीजिए, उसे बन जाएगा। तो कैसे है, जो जब इसको स्टार्ट किया जाता है, जो इसका ओरिजिन है वो मनी बिल की तरह होता है। ओरिजिन मनी बिल की तरह मीन्स कौन सा सदन, कौन सा हाउस इसको स्टार्ट करेगा, वो करेगा सिर्फ और सिर्फ लोकसभा, राज्यसभा नहीं कर सकता। उसके बाद जो पास करने का प्रोसीजर है, पासिंग प्रोसीजर जो है इसका, वो कैसा है, वो ऑर्डिनरी बिल के जैसा है। ऑर्डिनरी बिल का मतलब क्या है, ऑर्डिनरी बिल का मतलब ये है कि राज्यसभा इसको पास भी कर सकती है, रिजेक्ट भी कर सकती है, विद होल्ड भी कर सकती है, या वापस भी भेज सकती है। इसका मतलब यहाँ पे जॉइंट सिटिंग की प्रोविजन हो सकती है। तो ये यहाँ पे समझने वाली बात है। और उसके बाद कहाँ जाएगा, उसके बाद जाएगा ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास। तो प्रेसिडेंट जैसे ऑर्डिनरी बिल है, यहाँ पे वही आ जाएगा, राइट। चलिए, उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, और ये कभी कभी इंट्रोड्यूस किया जाता है। और ये आपको पता ही होगा, हमने डिस्कस किया था। आर्टिकल 368 में लिखा है कि अमेंडमेंट जो है कैसे करनी है, क्या प्रोसीजर है। और ये सिस्टम हमने कहाँ से अडॉप्ट किया, ये हमने बोरो किया बेसिकली साउथ अफ्रीका की कॉन्स्टिट्यूशन से। और आर्टिकल 368 के मुताबिक जो संविधान है आपका, तो उसको तीन तरह से आप चेंज कर सकते हैं। यानी कि कौन सी मेजोरिटी चाहिए, तीन तरह की चाहिए। या तो सिंपल मेजोरिटी से हो जाएगा कुछ चीजें, जो मेजोरिटी आपका है, मतलब ऐसे कहेंगे, जो सारा का सारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो इस सेकंड मेथड से पास होता है, स्पेशल मेजोरिटी से। बाकी कुछ प्रोविजन है जो सिंपल से पास हो सकती हैं, और कुछ प्रोविजन के लिए आपको एक्सेप्शनल मेजोरिटी चाहिए। एक्सेप्शन का मतलब क्या है कि सबसे पहले तो पार्लियामेंट पास करे, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा पास करे। उसके बाद जो स्टेट की विधानसभाएं हैं, स्टेट लेजिस्लेचर हैं, कम से कम आधी तो वो भी पास करें। कि अगर 28 हैं आज की डेट में, तो कम से कम 14 जो स्टेट असेंबलीज हैं, लेजिस्लेटिव असेंबलीज, तो वो उसको पास करें। अगर वो पास करती हैं तो वो अमेंडमेंट होगी संविधान में, अदरवाइज नहीं होगी। तो ऐसी प्रोविजन कौन सी हो सकती है, ऐसी प्रोविजन वो है जो फेडरल स्ट्रक्चर से रिलेटेड, जैसे प्रेसिडेंट की पावर, इलेक्शन कमीशन, जुडिशरी। क्योंकि जो जुडिशरी है वो कॉमन है पूरे इंडिया के लिए, जो इलेक्शन कमीशन है पूरे इंडिया के लिए कॉमन है, तो वहां पे आपको ये तीसरा मेथड अडॉप्ट करना पड़ेगा। अब इसमें फर्क क्या है, सिंपल मेजोरिटी, कि यहाँ पे जो बिल पास होगा वो होगा कि मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग के द्वारा, उसको हम सिंपल मेजोरिटी कहेंगे। कि जितने भी लोग बैठे, अगर 200 लोग बैठे हैं, तो उसका आधा प्लस एक कितने हो गए, 100 प्लस एक, 101। तो अगर 101 लोग पास कर देंगे, चाहे लोकसभा की स्ट्रेंथ कितनी है, 545, है ना, इतनी है, बट अगर 101 लोग पास कर देंगे तो वो बिल पास हो जाएगा। तो ये है सिंपल मेजोरिटी की पावर। और ऐसे बहुत कम चीजें हैं जो बदली जा सकती हैं। मेजोरिटी जो है वो है स्पेशल, कि सारा का सारा संविधान आपका स्पेशल मेजोरिटी से बदला जा सकता है। अब ये स्पेशल मेजोरिटी क्या है, इसमें दो चीज देख लीजिए कि जितने लोग बैठे हैं उसका 66%, टू थर्ड मतलब 66%, ठीक है। बट ये कंडीशन है कि ये जो 66% है, ये पूरे हाउस की स्ट्रेंथ का 50% होना चाहिए। पूरा हाउस की स्ट्रेंथ कितनी है, 545, उसका आधा कितना हो गया जी,
रफली आप कह सकते हैं 272 कह लेंगे। ठीक है, तो अगर वहां पे हम मान लें कि 400 लोग बैठे हैं, ऐसे कह सकते हैं 400 लोग बैठे सदन में, सारे नहीं आते, तो 400 का सिंपल मेजोरिटी कितना हुआ, 201। तो 200 लोग 201 लोग पास करेंगे, इसको कहेंगे सिंपल मेजोरिटी। हमें चाहिए स्पेशल, तो स्पेशल क्या है कि कम से कम 400 में से 272 तो इसको पास करे, है ना। अगर मैं कहूँ इसका 60% कितना होता है, तो 60% भी कितना होता है, कितना होता है, रफली आप कह लीजिए 66%, 240 प्लस 60, है ना, 240 और 264 होता है, रफली ऐसे कह सकते हैं। तो 264 जो है ये इसकी 2/3 हो गई। बट आपको कितना चाहिए, मिनिमम 272, तो बिल पास नहीं होगा। तो अगर 400 लोग बैठे हैं या 300 लोग भी बैठे हैं, तो 272 तो आपको चाहिए ही चाहिए, उससे ज्यादा चाहिए। अगर 500 बैठे हैं तो फिर कुछ और बात होगी, तब मिनिमम तब भी इतना चाहिए। तो इसके लिए इसका मतलब क्या है कि जितना आपको सरकार बनाने के लिए स्ट्रेंथ चाहिए थी, उतने लोग अगर कहें कम से कम, तो जाके कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड हो सकता है। तीसरा मैंने आपको बता दिया, जहां पे क्या होगा, जो स्पेशल प्रोविजंस हैं, वो कौन कौन सी प्रोविजन है जिसके लिए आपको क्या चाहिए, एक तो स्पेशल मेजोरिटी से आपकी पार्लियामेंट पास करे, उसके बाद प्रेसिडेंट के पास जाए, है ना, और आपकी स्टेट असेंबलीज वो पास करे स्पेशल मेजोरिटी के साथ। तो जैसे इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट है, अगर इसको आपने को चेंज करना है, तो ये कहाँ जाएगा, असेंबलीज के पास। यूनियन गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट की जो पावर है, एग्जीक्यूटिव पावर, उसके लिए भी यही प्रोसीजर अडॉप्ट होगा। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, या जो यूटी और डिस्ट्रिक्ट के कोर्ट है उनके लिए, राइट। और जो लेजिस्लेटिव पावर है, जो सेंट्रल स्टेट के बीच में बटी हुई है, अगर उसमें कुछ बदलाव चाहते हैं तो उसके लिए भी, वो जो मतलब जो लॉ बनाने की पावर है सेंट्रल स्टेट की, अगर उसमें बदलाव चाहते हैं तो इसका मतलब ये है जी। शेड्यूल 4 या शेड्यूल 7, तो शेड्यूल 4 शेड्यूल 7 क्या है, लोकसभा राज्यसभा की सीट्स, अगर आपने राज्यसभा की सीट्स बदलनी है कि किस स्टेट्स में कितनी है, तब भी ये होगा। अगर आपको शेड्यूल 7 मतलब जो लिस्ट है लॉ बनाने की पावर्स में चेंज करना है, और या आर्टिकल 368 को ही बदलना पड़े, तो भी आपको स्टेट की परमिशन लेनी पड़ेगी जी, राइट। उसके बाद है कि इसका प्रोसीजर क्या है। इसका प्रोसीजर कुछ ऐसा ही है कि किसी भी सदन में इसको आप शुरू कर सकते हैं, यानी कि यहाँ पे दोबारा से बराबर पावर है, लोकसभा या राज्यसभा कोई भी इसको स्टार्ट कर सकता है। फिर दोनों हाउसेस को पास करेंगे, कैसे, स्पेशल मेजोरिटी के साथ। उसके बाद ये जाएगा प्रेसिडेंट के पास। और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल प्रेसिडेंट के पास जाएगा, ही इज बाउंड टू गिव हिज एक्सेंट। ये किया गया है, 1971 में एक कानून बनाया गया था कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड करके, कि अगर प्रेसिडेंट के पास ये बिल आएगा तो उसको पास करना ही होगा। सो ये कहा जा सकता है कि जो प्रोसीजर है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल का, इसका इस्तेमाल करके पार्लियामेंट कुछ भी बदल सकती है, सिवाय इसके कि जो बेसिक सा स्ट्रक्चर है हमारा, वो नहीं बदलना चाहिए, राइट। कई बार सवाल आता है कि अगर लोकसभा भंग हो जाए, लोकसभा डिसॉल्व हो जाए, और बिल पास हो रहे हैं और वो पूरे नहीं हुए, तो क्या होगा। ऐसा है, अगर कोई बिल पार्लियामेंट में पेंडिंग है और लोकसभा प्रोरोग हो जाए, प्रोरोग का मतलब क्या है, जो सेशन है, बजट सेशन चल रहा है, विंटर सेशन चल रहा है, सेशन खत्म हो जाए, तो वो लैप्स नहीं होगा। जब अगली बार सेशन लगेगा तो वहां पे वो इंट्रोड्यूस कर दिया जाएगा। फिर एक कंडीशन है कि अगर कोई बिल राज्यसभा में पेंडिंग है और वो लोकसभा ने भी पास नहीं किया है, ठीक है, अभी लोकसभा में नहीं किया, राज्यसभा में स्टार्ट किया था, और क्या हुआ, लोकसभा भंग हो गई, डिसॉल्व हो गई, तो वो लैप्स नहीं होगा, क्योंकि जब नई लोकसभा आएगी तो उसके सामने उसको पेश कर दिया जाएगा। तीसरी कंडीशन क्या है कि बिल लोकसभा में पेंडिंग है या लोकसभा ने पास कर दिया है, अब राज्यसभा में पेंडिंग है, कि लोकसभा ने पास किया और राज्यसभा में गया, राइट, या लोकसभा में ही पेंडिंग है, तो दोनों ही कंडीशन है
कि यहाँ पे पेंडिंग में है और इसने पास भी कर दिया है, क्योंकि लोकसभा ने पास किया, लोकसभा में पेंडिंग है। लोकसभा ही अगर भंग हो गई, डिसॉल्व हो गई, तो ये बिल भी डिसॉल्व हो जाएगा, लैप्स हो जाएगा, इसको बोलेंगे। क्यों? क्योंकि सरकार का बिल था ये, सरकार बदल जाएगी तो सरकार जो नहीं आएगी वो अपने हिसाब से कानून लाएगी, इस बिल को दोबारा इंट्रोड्यूस नहीं किया जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। फिर पार्लियामेंट में होता क्या है, पार्लियामेंट में क्वेश्चंस होते हैं। तो कैसे कैसे होते हैं? एक होता है क्वेश्चन आवर बोलते हैं उसको, 60 मिनट का, जो मैंने बोला 11 से 12 का पहला है। और यहाँ पे वो जो सवाल है रखे गए वो पूछ सकते हैं। सवाल कितने तरह के होते हैं? एक होता है स्टार क्वेश्चन, एक होता है अनस्टार्ड क्वेश्चन। स्टार क्वेश्चन जिसको कहते हैं तारांकित, ये वो है जहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट मैटर होते हैं और उसका जो जवाब है वो ओरल ही दिया जाता है। ठीक है। और इसके ऊपर क्या लगा था? स्टार लगा होता है बेसिकली। और जब ओरल जवाब दिया जाएगा तो उसके बाद और भी सवाल पूछे जाएंगे, यानी कि सवालों में से सवाल निकलेंगे, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछे जाएंगे, अगर जिसने सवाल पूछा अगर वो सेटिस्फाइड नहीं है तो। दूसरा अनस्टार्ड क्वेश्चन, यानी कि उतने इंपॉर्टेंट नहीं है बट स्टिल, मतलब अभी जवाब नहीं चाहिए, ले आएगा, तो इसका जो जवाब है वो आता है रिटर्न। रिटर्न फॉर्मेट में आपने देखा डिपार्टमेंट्स में वो लोकसभा के, राज्यसभा के, विधानसभा के क्वेश्चन के रिप्लाई तैयार किए जाते हैं, वो ऐसा ही होता है जी। सो आंसर जो इसका राइटिंग में दिया जाएगा, इनके ऊपर स्टार का मार्क नहीं लगा होता, इसलिए इनको अनस्टार्ट बोलते हैं। राइट। और जब राइटिंग में दिया जा रहा है तो यहाँ पे कोई सप्लीमेंट्री क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, कि जो लिखा है भाई इसी में देख लेना, सारी डिटेल दे दी है और सवाल नहीं पूछेंगे आप। तीसरा है शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन। ये अगर आपको कोई जल्दी सवाल पूछना है, जल्दी का मतलब ये है कि कम से कम 10 दिन पहले आपको बताना पड़ेगा। कंडीशन क्या है? वो अर्जेंट पब्लिक मैटर होना चाहिए, अदरवाइज नहीं है। और वो भी तब अगर स्पीकर को लगता है कि यस ये अर्जेंट है और इसको अलाउ किया जाना चाहिए। और ये कब लिए जाते हैं? स्टार्ट क्वेश्चन के जब आंसर दिया था तब ये लिए जाते हैं। जीरो आवर, जीरो आवर कब होता है? जब क्वेश्चन आवर खत्म हो जाता है 11 बजे, किसे 12 बजे के बाद, तो 12 बजे ये दिया जाता है। बेसिकली फॉर्मल नहीं है, इनफॉर्मल ही है। यहाँ पे बिना नोटिस के कुछ भी मुद्दा उठाया जा सकता है। और कब होता है? क्वेश्चन आवर के बाद होता है। और ये पहले नहीं था हमारे यहाँ पे इंडिया में, ये 1962 में स्टार्ट किया गया था। तो कह लीजिए दिस इज इनफॉर्मल। एक होता है प्रिविलेज मोशन। अगर कोई भी मिनिस्टर जो पार्लियामेंट के प्रिविलेज उनको तोड़े, ब्रीच करे, तब ये इंट्रोड्यूस किया जाता है। ये मोशन यानी कि रेजोल्यूशन एक तरह का। कौन करता है? कोई मेंबर करता है, जब उसको लगता है कि किसी मिनिस्टर ने कोई फैक्ट जो है वो छिपा लिए हैं, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दी है, तो उसने जो मर्यादा है उसको भंग किया है, तब ये प्रिविलेज मोशन उसके खिलाफ लाया जाता है। एक होता है कॉलिंग अटेंशन मोशन, अटेंशन कॉल करने के लिए, अटेंशन सीख करने के लिए। तो ये कौन करता है? कोई भी मेंबर करता है किसी मिनिस्टर की अटेंशन खींचने के लिए, किसी पब्लिक इंपॉर्टेंट का जो मैटर है, पब्लिक इंपॉर्टेंस का, उसके लिए। राइट। तो जीरो वार की तरह ये भी इंडियन इनोवेशन है, और 54 में इसको स्टार्ट किया गया था, पर ये जो पार्लियामेंट के रूल्स हैं उसमें मेंशन किया हुआ इसके बारे में। एक होता है अडजर्नमेंट मोशन। ये जो कोई पब्लिक इंपॉर्टेंस का कोई मैटर है जो अर्जेंट है, उसकी तरफ ध्यान खींचने के लिए होता है। राइट। इसके लिए कम से कम 50 MP की सपोर्ट चाहिए होती है। और अगर राज्यसभा, वो क्या कहते हैं, राज्यसभा इसको जो है यूज नहीं कर सकती, राज्यसभा अर्जेंट मोशन पास नहीं कर सकती। एक तरह का यह सरकार को रोकने के लिए इसको पास किया जाता है। और इसकी जो डिस्कशन है वो ज्यादा से ज्यादा 2.5 घंटा चलनी चाहिए, उससे ज्यादा नहीं चलनी चाहिए। नो कॉन्फिडेंस मोशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जब हमें लगता है कि सरकार के पास सपोर्ट नहीं है, जो सरकार बनी हुई है, तो जो दूसरी पार्टी है वो एक मोशन लेके आएगी, उसके लिए कम से कम 50 मेंबर की सपोर्ट चाहिए, कि आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं है तो हम एक प्रस्ताव पास करें नो कॉन्फिडेंस का। तो उसके अगेंस्ट क्या करना पड़ेगा? सरकार को कॉन्फिडेंस मोशन लाना पड़ेगा, उसको दिखाना पड़ेगा कि उनको कितने एमपीज की सपोर्ट है। सेंसर मोशन, किसी को रोकने के लिए, ये किसी एक मंत्री को या ग्रुप ऑफ मिनिस्टर को या सारी सरकार को रोकने के लिए, जो है उसकी पॉलिसी को पर्टिकुलर रोकने के लिए इंट्रोड्यूस किया जाता है। और अगर ये पास हो जाए तो वो पॉलिसी रुक जाएगी, पर ये नहीं कि सरकार गिर जाए। सरकार को रिजाइन करने की जरूरत नहीं, सरकार के लिए नहीं होता है, ये सिर्फ उस पर्टिकुलर चीज के लिए होता है। राइट। अब जो पार्लियामेंट काम करती है वो
कमेटीज के थ्रू काम करती है, क्योंकि बहुत सारे काम है जितने मैंने बात की है, बिल वो बिल, तो बिल अकेला कौन करेगा, एक एमपी का काम नहीं है, तो एमपीज की मिलकर कमेटीज बनाई हुई हैं। तो दो तरह की कमेटीज होती हैं पार्लियामेंट, एक होती है स्टैंडिंग कमेटी, एक होती है अडहॉक। स्टैंडिंग कमेटी रफली आज की डेट में 24 हैं, और वो परमानेंट कमेटीज है, स्टैंडिंग रहती है मतलब हमेशा रहती हैं। और एडहॉक कमेटीज जब जरूरत पड़ती है कमेटी बना दी जाती है, और उसके बाद इनको खत्म कर दिया जाता है, भंग कर दिया जाता है या डिसॉल्व कर दिया जाता है। हम तीन कमेटी की बात करेंगे जो इंपॉर्टेंट है। तो एक है कमेटी ऑन एस्टीमेट्स। इसमें आपको याद क्या रखना है, कितने मेंबर हैं और वो कहाँ से आते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें 30 मेंबर होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ लोकसभा से ही आते हैं। और जो पार्टीज हैं इसमें सारी, सभी को यहाँ पे कोई ना कोई रिप्रेजेंटेशन मिल जाती है, कि अगर वहाँ पे 4-5 पार्टियां 10 पार्टियां पार्लियामेंट में, तो सभी के मेंबर इसमें आ जाएंगे। जो चेयरमैन होगा वो स्पीकर अपॉइंट करेगा, जो इसके मेंबर होंगे 30, उसमें से किसी एक को चेयरमैन बना दिया जाएगा। जो मिनिस्टर है वो इसका मेंबर नहीं होता जनरली। अगर वो होता है तो अगर यह मिनिस्टर बन गया कोई मेंबर, तो वो इसका मेंबर नहीं रहेगा। यानी कि एक मंत्री जो है वो इसका मेंबर नहीं हो सकता, अगर इसका मेंबर मंत्री बन जाए तो वो इसका मेंबर नहीं रहेगा। राइट। और कितने साल के लिए बनती है ये, यानी कि एनुअल, 1 साल के लिए बनती है। काम क्या करती है कि जो सरकार की पॉलिसी है वो उनके ऊपर रिपोर्ट देती है, इफिशिएंसी के ऊपर, वो कैसी है, सही है कि नहीं है। फिर जो मनी बिल था, है ना, तो उसको एग्जामिन करती हैं कि जो पैसा खर्च किया गया है, जो पैसा अलाउ किया गया था, वो पॉलिसी के मुताबिक किया गया या पॉलिसी के खिलाफ किया गया। फिर ये सजेशंस देती हैं पार्लियामेंट को कि जो भी आप कुछ कम करना चाहते हैं, एक्सपेंडिचर उनको कैसे इफिशिएंट बनाया जा सकता है, कैसे रिड्यूस किया जा सकता है, तो उसके बारे में ये सजेशंस भी देती हैं। राइट। दूसरी जो कमेटी है वो है कमेटी ऑन पब्लिक अकाउंट, यानी कि जो सरकारी खाते हैं ना पब्लिक के, उनके ऊपर कमेटी बनी है। इसमें 22 मेंबर होते हैं, याद रख लीजिए, जिसमें से 15 लोकसभा से आते हैं और 7 राज्यसभा से आते हैं। ठीक है, ऐसे सवाल आ जाते हैं, बिल्कुल आते हैं। तो और जो इसका चेयरमैन होगा वो कौन लगाएगा, स्पीकर लगाएगा, लोकसभा से ही लगाएगा। फिर मिनिस्टर का वही है कि जो मिनिस्टर है वो इसका मेंबर नहीं बन सकता। और कितने साल के लिए बनती है कमेटी, 1 साल के लिए बनती है, मतलब सारी कमेटी जो है 1 साल के लिए होती है। काम क्या करती है, जो अकाउंट्स हैं, है ना, गवर्नमेंट के, उनको एग्जामिन करती है। एनुअल फाइनेंशियल अकाउंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, उनको पार्लियामेंट के सामने पेश करती है। जो कैग की रिपोर्ट है ना, जो एजी ऑफिस होता है, वो कैग का जो ऑफिस होता है उसकी रिपोर्ट को एग्जामिन करती है। तो यानी कि जो पब्लिक अकाउंट्स हैं उनके ऊपर कंट्रोल करती है। तीसरी जो है वो है कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग। व्हाट आर पब्लिक अंडरटेकिंग? पब्लिक अंडरटेकिंग का मतलब है जो सरकारी कंपनीज होती है, जो सरकारी फैक्ट्रीज हैं, उनकी बात बेसिकली यहाँ पे हो रही है ना। यहाँ पे कितने मेंबर होते हैं, इसमें भी अगर हम देखें तो 22 ही मेंबर हैं, 15 जिसमें से लोकसभा के हैं और 7 राज्यसभा के हैं। वही याद रख लीजिए, यानी कि ये सेम ही रहेगा। सिर्फ आपकी जो एस्टीमेट कमेटी है उसमें होता है कि उसमें 30 मेंबर होते हैं जो सिर्फ लोकसभा से होते हैं। जो चेयरमैन है फिर वही है कि इसमें कौन होगा, स्पीकर अपॉइंट करेगा चेयरमैन को। और किस में से, जो इसके मेंबर हैं उनमें से ही अपॉइंट किया जाएगा। जो मिनिस्टर है वो एलिजिबल नहीं है इसका मेंबर बनने के लिए। अगर मेंबर कोई मिनिस्टर बन जाता है तो उसको यहाँ से हटना पड़ेगा, रिजाइन करना पड़ेगा, यानी कि वो मेंबर नहीं रहेगा, ऐसे कह सकते हैं। ये क्या काम करती है, ये जो रिपोर्ट है कंपनीज की, अंडरटेकिंग्स की, उसको एग्जामिन करती है। राइट। ये देखती है कि उनको इफिशिएंसी, उनकी ऑटोनॉमी वो सही है नहीं है, कैसे उसको बढ़ाया जा सकता है ना, या कोई इसको स्पेशल काम स्पीकर दे दे तो उस काम पे ये लग जाती है। राइट। उसके बाद आता है फंड्स। पार्लियामेंट में कितने तरह के फंड है, या पार्लियामेंट के लिए सरकार के जो खजाने हैं वो कितने तरह के, एक है सरकारी मेन खजाना जिसको कहते हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। दूसरा है जो पब्लिक अकाउंट, जिसमें जो प्रोविडेंट फंड का पैसा आप दे रहे हैं, जो भी ऐसे पैसे हैं ना जो सरकार का नहीं है वो पब्लिक का है, पर सरकार के पास पड़ा होता है, तो वो होता है पब्लिक अकाउंट। तीसरा कंटीजेंसी, वो इमरजेंसी के लिए एक फंड बनाया हुआ अलग से। तो 3 तरह के फंड हैं। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया जो सरकारी खजाना है मेन, वो क्या है, ये वो फंड है या वो खजाना है जहाँ पे जितने भी पैसा आता है
वो इसी में क्रेडिट किया जाता है, जितना भी खर्चा किया जाता है वो यहीं से डेबिट किया जाता है। और इस खजाने में से, इस फंड में से कोई भी पैसा नहीं निकाला जा सकता बिना पार्लियामेंट के लॉ बनाए, यानी कि पार्लियामेंट की मर्जी के बिना। जो दूसरा फंड है पब्लिक अकाउंट, इसमें पब्लिक मनी है ना, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिसीव की करती है और इस फंड में चला, जैसे डिपॉजिट्स हैं प्रोविडेंट फंड के, जुडिशियल डिपॉजिट्स है, सेविंग बैंक डिपॉजिट्स हैं, तो जितनी भी डिपॉजिट्स हैं वो यहाँ सारी यहाँ पे आती हैं, राइट। इसमें से पैसा खर्च किया जा सकता है, यस, बट वही है, एग्जीक्यूटिव करेगा और कोई नहीं कर सकते। एग्जीक्यूटिव मतलब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और वो मतलब कौन है, उसके बिहाफ पे सरकार करती है जी। तीसरा है कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, कि अगर कभी भी कोई ऐसा खर्च आ गया, अनफोर्सिन एक्सपेंडिचर आ गया, तो उसके लिए ये बनाया जाता है। और ये किसके पास होता है, ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास होता है जी खजा ये। और एक्चुअल में कौन करता है, फाइनेंस सेक्रेटरी जो है उसके बिहाफ पे वो इसको हेल्ड करता है, राइट। और यहाँ पे भी जो सारा कुछ है ऑपरेट कौन करेगा, एग्जीक्यूटिव एक्शन की तरह होगा, यहाँ पे आपको पार्लियामेंट की परमिशन नहीं चाहिए होती है। तो तीन तरह के फंड हैं जो आपको पता होने चाहिए थे, राइट। सो ये था कुछ जिसमें हमने बात करनी थी फंक्शन ऑफ द पार्लियामेंट के बारे में। तो इसके बाद विल टॉक अबाउट इन द नेक्स्ट लेक्चर द स्टेट एग्जीक्यूटिव एंड द स्टेट लेजिस्लेचर, और वो मुझे लगता है आसान होना चाहिए, क्योंकि अब यूनियन का आप एग्जीक्यूटिव और यूनियन का लेजिस्लेचर पढ़ चुके हैं, राइट। चलिए एंजॉय कीजिए, फिर मिलेंगे, तब तक बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर।